सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में यानी आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों और उसके दौरान गठित संस्थाओं तथा जिन लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने महान योगदान के माध्यम से भारतीय समाज के उत्थान का काम किया है, वो महत्वपूर्ण है। और इससे क्या हुआ होगा, लोगों में यानी भारत में एक अवेयरनेस आई होगी, लोगों में जन जागरूकता आई। हमारी अपनी प्राचीन जो कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, उन पर जिस प्रकार चोट की गई, उससे धीरे धीरे सामाजिक उत्थान का काम किया था। इसलिए मतलब न केवल हिंदू धर्म की संस्थाएं बल्कि मुस्लिम धर्म संस्थाएं भी काम कर रही थी पुनर्जागरण के लिए। इसके अलावा पारसी धर्म सुधार आंदोलन भी थे। दक्षिण भारत में अनेक जाति जनजाति आंदोलन भी काम कर रहे थे सामाजिक उत्थान के लिए। तो उन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने आधुनिक भारत में भारतीय समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और साक्षरता यानी शिक्षा से संबंधित अभियान चलाए। भारत में जो प्राचीन कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने का काम किया, चाहे वो दास प्रथाएं थी, पर्दा प्रथा थी या सती प्रथा थी, इन सबको समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन लोगों का। तो आज का हमारा टॉपिक कि पुनर्जागरण के दौरान ही कि ऐसी मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं कौन सी थी जो काम कर रही थी। तो मैं यहीं पर आज के टॉपिक में लिख देता हूं, मुस्लिम या मोहम्मदन मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं या संगठन जो आप लिखना चाहें, या व्यक्तित्व ऐसे जिन्होंने काम किया है। अब अगर आधुनिक भारत की बात करें यानी 1850 की बात करें, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम दलों में अनबन होने लग गई थी। क्यों? इसका कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के बाद यह मान लिया था कि अगर भारत में एकता को तोड़ना है तो हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाना होगा। तो इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि हिंदू और मुस्लिम एक न हो। तो इसलिए उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति शुरुआत कर दी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फूट डालो और राज करो की वास्तविक शुरुआत कब हुई, तो 1857 के बाद। अब 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने या फिर भारत में रहने वाली सभी जातियों ने मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान किया था, लड़े थे, युद्ध किया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं हम लोग। उसमें सर सैयद अहमद खां, जो कि मुस्लिमों के सबसे बड़े मसीहा थे और जिन्होंने मुस्लिम उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, चाहे उनकी साक्षरता हो, चाहे उन सामाजिक उत्थान की बात की जाए, चाहे मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां थी उनको आगे मतलब उनको समाप्त करने का काम हुआ, वो सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, सैयद अहमद बरेलवी जिन्होंने वहाबी आंदोलन के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया, और सबसे बड़ा नाम देवबंद आंदोलन, जिन्होंने मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां थी, जो कट्टरता थी, उसको समाप्त करने का काम किया। और पारसी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो परंपराएं थी, ईसाई परंपरा, उसके खिलाफ अभियान किए, जिहाद का नारा दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये संस्थाएं काम कर रही थी जिन्होंने भारतीय समाज के उत्थान का काम किया। अब हमारे दिमाग में कि जब पुनर्जागरण चल रहा था उस समय कौन से काम या कौन से ऐसे संगठन थे, कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जो काम कर रहे थे, मतलब भारत के पुनर्जागरण के लिए काम करते, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। तो मैं उन कुछ संस्थाओं का नाम लिखता हूं एक एक करके। पहला नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ आंदोलन के नाम से फेमस है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होता है, और उसी के तहत इस अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खां के अलावा बहुत सारे ऐसे नाम जिन्होंने भारत में सामाजिक उत्थान और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया होगा। तो यह है अलीगढ़ आंदोलन। अच्छा, दूसरा यहां पर वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। अच्छा, तीसरा ये सामाजिक संस्थाएं भी हो सकती हैं या फिर ऐसे संगठन भी हो सकते हैं, देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन। मतलब ये अपने आप में संस्था है, देवबंदी लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म में सुधार की इच्छा रखी, मुस्लिम धर्म में जो कट्टरता थी उसको समाप्त करने का काम किया, और हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के सिद्धांत के अनुसार चलने का काम किया। तो ये सब, इसके अलावा मोहम्मद इकबाल जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं इसमें एक आध नाम और लिख दूंगा, द्विराष्ट्र
सिद्धांत के जनक मोहम्मद इकबाल। क्योंकि अब हम ये कोशिश करेंगे कि चाहे वो 1857 हो या उससे पहले हो या 1857 के बाद हो, ऐसी मुस्लिम संस्थाएं या संगठन जो भारत में कुछ न कुछ मुसलमानों के उत्थान के लिए लगे हुए थे। आधुनिक भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुसलमानों के लिए या मुस्लिम लीग के लिए काम किया था, उससे पहले कौन कौन से ऐसी संस्थाएं या संगठन या व्यक्तित्व थे जो काम कर रहे थे। अच्छा, उसके अलावा यहां पर है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि अगर हमसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 1857 या उसके आसपास या उसी दौरान या 1857 के पैरेलल भारत में ऐसी संस्थाएं या संगठन जो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। आधुनिक भारत में हम मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा मुस्लिम लीग के योगदान को समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले कौन सी ऐसी संस्थाएं काम कर रही थी या ऐसे संगठन कौन से थे जो इसको आगे ले जाने के लिए काम कर रहे थे। तो वो अगर हमारे पास प्रश्न बनता है तो हमारे दिमाग में ये संस्थाएं नाम आने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, एक आध नाम और लिख देता हूं। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता की। मोहम्मदन लिटरेसी संस्था सर सैयद अहमद खान ने भी शुरू की थी मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी साक्षरता को बढ़ाने के लिए, लेकिन मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी ये कोलकाता की है। तो ये 5 या 6 नाम आपके सामने हैं। अब आपके पास प्रश्न आराम से बन सकते हैं, यहां से कोई भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन संस्थाओं के माध्यम से हम मुसलमानों द्वारा या मुस्लिम संगठनों द्वारा भारत के उत्थान के लिए जो किए गए कार्य हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीय शिक्षा के लिए, भारत के समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं। तो सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया वो नाम। तो इसमें हमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सबसे पहले कवर कराना है। अब आपको इतना पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या एएमयू के नाम से आज काफी फेमस है और वर्तमान में भी काफी सुर्खियों में रहती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जब शुरुआत हुई होगी तो इसका उद्देश्य क्या था। कभी कभी इस पर आरोप लगते हैं कि केवल मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रही थी, केवल मुस्लिम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही थी। तो ये सब हमें इसमें कवर कराना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि किस प्रकार मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन या फिर मुस्लिम संगठनों का योगदान रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो मैं यहां पर सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं, अलीगढ़ आंदोलन। अब अलीगढ़ आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बल्कि अलीगढ़ आंदोलन तो अपने आप में हमेशा चला, आज भी चल रहा है कि मुस्लिम धर्म प्रचारकों के उद्देश्य ये क्या रहे, उनमें शिक्षा को कैसे बढ़ाना था या कैसे तत्कालीन समाज को आगे बढ़ाना था और समाज और शिक्षा के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाना था, वो ठीक था। लेकिन इस संस्था को, इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, इस अलीगढ़ आंदोलन को शुरू करने वाले जो सबसे बड़ा नाम है वो है सर सैयद अहमद खां। तो इसके माध्यम से मुझे सर सैयद अहमद खां को कवर कराना है। तो सर, ये नाम आपने भी सुना होगा, सर सैयद अहमद खां मुस्लिम समाज सुधारकों में सबसे बड़ा नाम है, मतलब 1857 से पहले, और 1817 से लेकर 1898 तक इन्होंने अपना योगदान दिया। तो सर सैयद अहमद खां, तो अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। सर सैयद अहमद खां ने अपने जन्म के बाद धीरे धीरे जैसे ही अपनी शिक्षा पाई थी और 1839 में उन्होंने एक क्लर्क के रूप में नौकरी कर ली थी, और शुरुआत में मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन से कुछ डायरेक्टली ऐसे नहीं जुड़े थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में थे। तो सबसे पहले 1839 आगरा में एक क्लर्क के रूप में कार्य किया था या शुरुआत की थी।
आगरा में टाइम पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नर जनरल वायसराय या भारत के गवर्नर जनरल में किसका टाइम पीरियड होगा, क्योंकि हमने गवर्नर जनरल का एक सही सीक्वेंस दे दिया था 1757 से लेकर 1857 तक। तो ये अनुमान लगाना अब आसान हो जाएगा आपको इस समय कौन होगा। लेकिन सबसे पहले सर सैयद अहमद खान से संबंधित प्रश्न कि उन्होंने एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, यानी भारत में जब कंपनी का प्रचार प्रसार ज्यादा हो गया था, उस समय उन्होंने एक क्लर्क के रूप में काम किया था। और धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर वो जुडिशियरी में आ गए थे, यानी न्यायपालिका से जुड़ गए थे और न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर बैठने लगे। और फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता था कि खासकर 1857 के आसपास, जब एक तरफ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और जितने भी विदेशी लेखक थे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को एक सैनिक विद्रोह करार दे रहे थे। और सैनिकों विद्रोह मतलब केवल सैनिकों का विद्रोह था, भारत में सामान्य वर्ग यानी जनसाधारण का कोई आंदोलन नहीं था, ये तो सैनिकों का विद्रोह था। और सैनिकों की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही थी, मतलब उनको बड़े बड़े पद नहीं मिल पा रहे थे, या उनके धर्म पर चोट की जा रही थी, या फिर उन्हें समुद्र पार भेजा जाता था। इस वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मतलब विदेशी लेखकों ने या ब्रिटिश लेखकों ने यह दिखाने की कोशिश की कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय जनमानस का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, केवल सैनिकों का स्वतंत्रता संग्राम था। इसलिए इसे सैनिक विद्रोह कहा गया, सिपाही विद्रोह कहा गया। तो जो लेखक ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए दोषी नहीं है, बल्कि भारत के राजे महाराजे या फिर भारत के जनमानस इसके लिए दोषी है, जिन्होंने कंपनी के खिलाफ अनर्गल तरीके से यह आंदोलन किया है। तो इस दौर तक सर सैयद अहमद खान ने भी कहीं न कहीं कंपनी का समर्थन किया। यद्यपि उन्होंने कंपनी की आलोचना में भी बहुत कुछ लिखा है, कंपनी की जो भारत में नीतियां थी, आर्थिक सामाजिक नीतियां थी, उसके विरोध में भी लिखा है। लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ये अगर ये प्रश्न पूछता है तो सर सैयद अहमद खान ने कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश नीतियों का समर्थन किया था। मतलब इस स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, सीधी सी बात। अच्छा, लेकिन सर सैयद अहमद खान को छोड़ दिया जाए तो अगर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिमों की बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़े थे ब्रिटिश कुरीतियों के खिलाफ, यानी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ। जिस प्रकार ब्रिटिश ने भारत का आर्थिक शोषण किया अपनी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से, उसका सभी ने विरोध किया। लेकिन चूंकि सर सैयद अहमद खान का जिक्र होता है तो उन्होंने कहीं न कहीं कंपनी को सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने भी सिपाही विद्रोह कहने में अंग्रेजों का साथ दिया कहीं न कहीं। जबकि डिजराइली जैसे लोग इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह रहे थे, या फिर सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा। तो कहीं न कहीं भारत में ये आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और जिसमें सर सैयद अहमद खान ने कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में बात की थी। अच्छा, हमें प्रश्न चाहिए थे। प्रश्न क्या पूछता है कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय सर सैयद अहमद खान कहां थे? तो मैं एक प्रश्न बना देता हूं पहले। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सर सैयद अहमद खान, या अहमद खान लिखूंगा सीधा, अहमद खान समझ जाना आप, सर सैयद अहमद खान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सर सैयद अहमद खान बिजनौर में थे, बिजनौर में थे। प्रश्न क्लियर हुआ हमारा, जो छोटे मोटे प्रश्न बने हैं। अच्छा, बिजनौर में अब जहां भी थे इंडिया में उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का समर्थन किया, तो कहते हैं कि उन्होंने वहीं पर बिजनौर में अंग्रेजी नीतियों के समर्थन में एक पैम्फलेट निकाला था, और जिसमें उन्होंने कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करने की बात कही थी। हालांकि हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर करके एक जो पुस्तक भी थी उनकी, तो यहां पर मैं एक और पुस्तक का जिक्र भी करता हूं। इस दौरान उनकी बिजनौर में रहने के दौरान जो लिखी गई पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ 1857 इन बिजनौर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिजनौर में क्या हुआ उस पर भी उन्होंने एक लेख लिखा है, पुस्तक लिखी।
लेकिन इसके अलावा ऑल ओवर देखा जाए कि उस समय तो ये था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में जो कंपनी का काम चल रहा है वो ठीक नहीं था। सारे चाहे किसान हो, जनजाति विद्रोह हो, सभी उनके विरोध में थे और प्रत्येक जनमानस, सामान्य वर्ग, हिंदू मुस्लिम सब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी का विरोध कर रहे थे। कुछ राजे महाराजाओं को छोड़ दिया जाए जो अपने व्यक्तिगत हितों को साधे हुए थे, लेकिन संपूर्ण भारत में कहीं न कहीं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कंपनी का विरोध हुआ। हालांकि इसकी कई आलोचनाएं भी हुई कि यार संपूर्ण भारत में एक साथ विरोध नहीं हो पाया और बहुत सारे ऐसे राजे महाराजे अपने व्यक्तिगत हितों के लाभ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए थे और फिर पूरे भारत में एक सफल व्यक्तित्व नहीं था जो नेतृत्व दे सके, लीडरशिप कर सके। इस वजह से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मतलब असफल ही माना गया और फिर मध्य वर्ग भी बहुत अच्छी पूरी तरह तैयार नहीं था इस आंदोलन के लिए। हिंदू मुस्लिमों में अनबन थी, लेकिन ये सब आलोचना के बिंदु हैं। लेकिन ये देखा जाए कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सफल था या असफल, तो हम कहेंगे पूरी तरह सफल था। सफलता का मतलब केवल ये नहीं था कि पूरे भारत में एक साथ नहीं हो पाया। सफलता का मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में अब विद्रोह की आवाज उठने लगी। भारत में राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति का जन्म हो चुका है। इस प्रकार भारत में अगर इस टाइप का विद्रोह होता रहा तो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिमों में एकता ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महंगी पड़ी। लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और फिर बाद में वायसराय बना दिया गया, वो भी कहता है कि अगर देसी राजा हमारा साथ न देते तो ब्रिटिश साम्राज्य तूफान में तिनके की भांति उड़ जाता। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं देसी राजा, जो कि बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में कहा, इससे लगता है कि कहीं न कहीं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में कुछ खामियां रही कि हम पूरे देश को एक साथ जोड़ नहीं पाए, उत्तर दक्षिण को एक साथ नहीं जोड़ पाए और बहुत सारे देसी राजा हमारे साथ नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजों के समक्ष एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो भारत में राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति बन गया, जो 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहला कदम बन गया। अच्छा, इसके अलावा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक तरफ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध चल रहा था तो बहुत सारे पैम्पलेट यानी भारतीय विद्रोह के कारण, तो एक प्रश्न और बना देता हूं, 1857 के विद्रोह के दौरान अहमद खान ने भारतीय विद्रोह के कारण नामक एक पैम्फलेट लिखा था। नामक एक पैम्फलेट लिखा था। तो इससे भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने कंपनी का साथ दिया था, समर्थन किया था और इसे सैनिक विद्रोह करने में कहीं पर किसी प्रकार की उन्हें कोई शंका नहीं रही। मतलब ये मान के चलिए कि सर सैयद अहमद खान ने भी 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कह डाला, जबकि केवल सेना का विद्रोह नहीं था, ये भारत के प्रत्येक जनमानस का विद्रोह था, मध्य वर्ग का विद्रोह था, जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों पर जबरदस्ती हस्तक्षेप हो रहा था, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, रोडें बनाई जा रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो वो भी इसका विरोध कर रहे थे। ये धर्म सुधार आंदोलनों की मतलब धर्म सुधार आंदोलन का भी कहीं न कहीं इसमें रूप देखा जा सकता है, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति पर चोट की जा रही थी। अधिकांश लोग समझते थे कि जो सभ्यताएं और संस्कृति भारत की प्राचीन परंपरा है उसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर जबरदस्ती चोट कर रही है। जैसे सती प्रथा उन्मूलन का भी विरोध करने वाले लोग भी थे यहाँ पर। सती प्रथा उन्मूलन ठीक रहा, आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही था, सफल रहा, लेकिन ऐसे लोग थे जो समझते थे कि सती प्रथा उन्मूलन गलत है, यदि सती प्रथा का उन्मूलन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा है और कंपनी कोई ऐसी बाहरी शक्ति नहीं हो सकती जो हमारे प्राचीन परंपराओं पर चोट करे। तो खैर, हमारा प्रश्न था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सर सैयद अहमद खां का क्या रुख था। वो कहीं न कहीं कंपनी के समर्थक थे और लेकिन उन्होंने जैसे अपने पैम्फलेट के माध्यम से भारतीय विद्रोह के कारण उसमें भी कहीं न कहीं कंपनी का समर्थन किया और इसे सैनिक विद्रोह करार दिया। लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमानों की क्या स्थिति थी, उनकी क्या सोच थी? उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद अहमद खां को यह भी लगता था कि जिस प्रकार हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं,
और उसी पर जिस प्रकार गंगा और यमुना भारत की दो महान पवित्र नदियां हैं और अंततः एक ही साथ मिल जाती हैं, उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, ये भी कहना था उनका। लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ऐसा लगा था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गए तो भारत में राष्ट्रवाद पनप जाएगा और कहीं न कहीं कंपनी को बाहर होना पड़ेगा, इसलिए कंपनी ने यानी अंग्रेजों ने कहीं न कहीं सर सैयद अहमद खान से मित्रता करना सही समझा। और फिर कई ऐसे उदाहरण मिले जब सर सैयद अहमद खान ने कंपनी के साथ मिलकर बहुत सारे संगठन बनाए। तो इससे क्या हुआ, कंपनी ने सर सैयद अहमद खान को यह आश्वासन दिया, ये कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आपको मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और धीरे 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 अंग्रेजों ने अपने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कहीं न कहीं सर सैयद अहमद खान को डाइवर्ट कर दिया कि वो हिंदू का साथ देने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू का साथ न दे, बल्कि मुसलमानों के उत्थान के लिए कंपनी के साथ मिलकर काम करें। और वही सर सैयद अहमद खान अपने विचारों में परिवर्तन लाने लगे और कहने लगे कि जिस प्रकार एक मनुष्य की दो आंखें एक नहीं हो सकती, उसी प्रकार गंगा और यमुना दो अलग नदियां हैं, उन्हें एक करना मुश्किल है, और हिंदू और मुस्लिम दो अलग परंपराएं अलग संप्रदाय हैं, उन्हें भारत में एक करना, एक संजोकर रखना असंभव। तो अपने विचारों में परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान से जो प्रश्न बन रहे हैं हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। अच्छा, इसके अलावा जो यहां पर प्रश्न देखने को मिलते हैं सर सैयद अहमद खान से, 1862 की बात है। 1862 में सर सैयद अहमद खान ने अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की थी। अब अनुवाद सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? अब नाम से लग रहा है, मतलब अपने आप में इसमें क्या होता था कि बहुत सारे हिंदी या अंग्रेजी साहित्य का उर्दू भाषा में अनुवाद होता था, ताकि मुस्लिम जो साक्षर लोग हैं उनको भी अंग्रेजी या हिंदी साहित्य पढ़ने में आसानी, वो भी उसे समझ सकें, उससे कुछ अच्छा सीख सकें। तो कहीं न कहीं यह अनुवाद विभाग का उद्देश्य था कि अंग्रेजी और हिंदी साहित्य को या फारसी साहित्य को उर्दू में परिवर्तित करना, ट्रांसलेट करना, ताकि ये मुस्लिम आम जनमानस तक पहुंच सके। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, 1864 1864 सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर कई संगठन बनाए धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि भारत में मुसलमानों की समाज आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, शैक्षणिक पिछड़ापन है उनमें, तो उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। वास्तव में ऐसा था भी और उन्होंने किया भी, इसके लिए ये बुरा नहीं था। लेकिन पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आना ठीक नहीं था, क्योंकि भारत में सामाजिक एकता जो कायम हो रही थी 1857 में, उसमें धीरे 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 दरार पड़ने लगी थी और फिर मुस्लिम संप्रदायवाद की शुरुआत होने लगी। और इस संप्रदाय का जो चरम हुआ वो भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र के रूप में यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का कॉन्सेप्ट आने लगा। तो कहीं न कहीं 1857 के बाद ये सब देखने को मिल रहा है। अच्छा, 1864 में कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी की नींव डाली गई थी। कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। उद्देश्य था कि कहीं न कहीं मुसलमानों में भी विज्ञान और तकनीकी का प्रचार प्रसार करना और धीरे धीरे उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा बढ़ाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और जो प्रश्न बनते हैं इनसे, तो नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, 1866 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का जो क्षेत्र था, लाहौर के आसपास का क्षेत्र, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, भारत के इतिहास में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का अपने आप में अहम योगदान है। बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और फिर धीरे धीरे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इन्होंने ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अंग्रेजों के साथ मिलकर, ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूट।
तो प्रश्न पूछता है ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत आज के पाकिस्तान, उन दिनों पाकिस्तान का अस्तित्व था नहीं, तो इसलिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रांत था हमारे यहां। ठीक है, तो ये सर सैयद अहमद खां से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875, नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, 1875 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव या स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे कि स्थापना मैंने कहा था पहले भी, तो सर सैयद अहमद खां, और 1875 मैंने कहा था कि आपको 1875 का साल भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है अपने आप में। 1875 का साल वो है जब आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई एचपी ब्लावेत्स्की की और एमएस हलकाट के द्वारा। और 1875 यानी एक और महत्वपूर्ण साल यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं इस 1875 के साल में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 1875 को आपको याद रखना है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई मुसलमानों के उत्थान के लिए, यानी मुस्लिम धर्म परंपराओं में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो प्रश्न पूछता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जैसे हम एएमयू के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो प्राचीन नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका प्राचीन नाम पूछता है अगर, या पुराना नाम, प्राचीन नाम, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना हुई, जिसे हम आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं। यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई है, लेकिन केवल सर सैयद अहमद खां इसको स्थापना करने में सक्षम नहीं थे। आपको पता ही है 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब मुसलमानों के प्रति ठीक ठाक रुझान था, और वो चाहते थे कि सर सैयद अहमद खां को अगर अपनी तरफ जोड़े रखना है तो कहीं न कहीं मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ न कुछ देना होगा। इसीलिए थियोडोर बैक इसके पहले प्राचार्य थियोडोर बैक रहे हैं, जो कि अंग्रेज हैं। अगर इसके प्रथम प्राचार्य पूछता है, प्रथम प्राचार्य, तो थियोडोर बैक। प्रश्न कई बार बन चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। थियोडोर बैक पहले प्राचार्य थे। और तो और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने में बहुत बड़ा दान भी दिया था, यानी बहुत सारे आर्थिक सहायता भी की थी। तो इसका मतलब यह था कि कहीं न कहीं ये कंपनी के प्रभाव में, और इसलिए इसका नाम भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर दिया गया, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम 1920 में हुआ। अगर इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तब इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। तो एक प्रश्न और बना देता हूं, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, मतलब एएमयू जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कह रहे हैं, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो एएमयू की बात कर रहा था मैं। एएमयू अब कहा जाएगा, हालांकि इसे, इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1920 में दिया गया, और तभी इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्थान पर इसका नाम कर दिया गया अलीगढ़, क्योंकि हम यही जानते हैं, इस वजह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी एएमयू अब कहा जा रहा है इसे। जनरली नॉर्मली हम हर बुक में यही देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका नाम 1920 में रखा गया है, और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। और लेकिन इससे पहले इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जो सर सैयद अहमद खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से स्थापित हुआ, और जिसमें कंपनी ने बहुत सहायता राशि भी दी थी। और इसके अलावा इसके पहले प्राचार्य पूछता है तो थियोडोर बैक। प्रश्न था कि सर सैयद अहमद खां का योगदान क्या था, और इसके अलावा उनके योगदानों की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, तहजीब
उल अखलाक। अभी प्रश्न बना देता है, तहजीब उल अखलाक क्या था या किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका लिखी थी, जो कि फारसी पत्रिका है, लैंग्वेज से आपको पता चल रहा होगा, और इसका मतलब था सभ्यता और मतलब नैतिकता। तो सभ्यता और नैतिकता पर लिखी गई ये पुस्तक है, फारसी पत्रिका लिख देता हूं मैं, फारसी पत्रिका, यानी फारसी भाषा में लिखी गई पत्रिका किसकी थी? तो सर सैयद, चूंकि नाम ही वही चल रहा है सर सैयद, और सर सैयद अहमद खान की फारसी पत्रिका है तहजीब उल अखलाक। इसका मतलब था सभ्यता और नैतिकता। प्रश्न कभी बनाता है तो ध्यान रखिएगा, सभ्यता और तहजीब उल अखलाक का मतलब क्या था। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने इस्लाम के धर्मगुरु हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब पर भी एक किताब लिखी थी, उसे हम अहतर असनादीह कहते हैं। अहतर, नेक्स्ट, अहतर असनादीह, ये भी एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक भी सर सैयद अहमद खान, और ये हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर लिखी गई है। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर लिखी गई, प्रश्न बन रहे हैं उनसे संबंधित। तहजीब उल अखलाक जो कि फारसी पत्रिका थी, और ये सर सैयद अहमद खान ने सभ्यता और नैतिकता, यानी हिंदू मुस्लिम धर्म में कैसी सभ्यता और नैतिकता का प्रचार प्रसार किया जाए और किस प्रकार मुस्लिम धर्म के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम किए जाएं, सामाजिक उत्थान के लिए काम किए जाएं, वो सब उन्होंने किसी भी तरीके से, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माध्यम से, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के माध्यम से सब कुछ किया जो उनसे बन पड़ता था। चाहे उसके लिए अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ी तो ठीक था, अपने धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसलिए मुस्लिम धर्म के उत्थान में, यानी मुस्लिम धर्म के सामाजिक सुधारक में ये सबसे बड़ा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर लिखी गई पुस्तक अहतर असनादीह, और फारसी में लिखी गई जो पत्रिका सर सैयद अहमद खान की वो है तहजीब उल अखलाक। अच्छा, इसके अलावा जो उनके द्वारा काम किए गए हैं, थियोडोर बैक और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर 1888 में उन्होंने, सबसे पहले तो 1850 की बात अगर की जाए तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। कांग्रेस की स्थापना का विरोध 1857 में, यद्यपि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन की बातें कही, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म संप्रदाय, पूरा हिंदुओं के, यानी सब मिलजुल कर खड़ा था जो कंपनी के खिलाफ था। लेकिन अब तक धीरे 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 जो कि मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े मसीहा हैं, और वो भी कहीं न कहीं अंग्रेजों के समर्थन में आकर, या फिर ये कहिए कि मुस्लिम धर्म समाज की भलाई के लिए जो काम कर रहे थे, उसके बावजूद कहीं न कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच थोड़ा बहुत अनबन होने लगी थी, और जो कंपनी का सपना था फूट डालो और राज करो, वो सफल होता दिख रहा था। तो एक और काम 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1828 में। यूनाइटेड इंडिया, या कहीं पर आपको पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें भी अंग्रेजों का ही साथ था, थियोडोर बैक का साथ था। किसके साथ मिलकर पूछता है तो कंपनी के साथ मिलकर, नाम से भी पता चल जा रहा होगा आपको। इसमें भी थियोडोर बैक का ही साथ था, थियोडोर बैक। तो ये प्रश्न सर सैयद अहमद खान से हमारे पास, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, या उन्होंने किस प्रकार ब्रिटिश इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, हिंदू मुस्लिमों की एकता की भी बात की। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 1857 के बाद अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की मतलब नीति का समर्थन करने लगे, और फिर मुस्लिम और ब्रिटिश राज के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए ये था। इस यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था अगर पूछता है तो ये कहीं न कहीं
मुस्लिम तथा ब्रिटिश के मजबूत संबंधों को स्थापित करने, मजबूत संबंधों को स्थापित करने हेतु इसे कहते हैं यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसलिए इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के थियोडोर बैक का भी योगदान रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले प्राचार्य रह चुके हैं थियोडोर बैक, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए जो लगे हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर, ये था। और ऐसा भी नहीं था कि चाहे अंग्रेजों की कुरीतियों, जो अंग्रेजों की नीतियां थी, उनका भी विरोध किया उन्होंने। उसमें भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, असबाब बगावत हिंद, अंग्रेजों की आलोचना में। तो एक और नाम आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, असबाब ए बगावत ए हिंद। ये सर सैयद अहमद खां का वो लेख है जिसमें कंपनी या अंग्रेजों की आलोचना हुई, अंग्रेजों की आलोचना में लिखा गया। मतलब ये पत्र असबाब ये बगावत हिंद अंग्रेजों की आलोचना में लिखा गया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी तरह अंग्रेजों के समर्थक थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की खामियों को दूर करने के लिए या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से फायदा उठाकर मुस्लिम धर्म परंपरा, मुस्लिम धर्म की शिक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति, तो उन्हें हिंदू धर्म का विरोधी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम धर्म की शिक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया, तो ठीक था, अच्छा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से फायदा उठाया तो बुरा नहीं था। तो जो कि उस समय की आवश्यकता थी, जब उन्हें एहसास होने लगा कि अगर मुस्लिम धर्म का उत्थान करना है, उनमें शिक्षा को बढ़ाना है, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जो उन्होंने किया। तो खैर यहां पर हमारे पास जो प्रश्न थे, बहुत सारे सर सैयद अहमद खां से प्रश्न और कई प्रश्न उनसे संबंधित आ भी चुके हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि अलीगढ़ आंदोलन। तो जब धीरे धीरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, तो कहीं ना कहीं यही युवा जो कि मुस्लिम धर्म में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे, और आज भी उसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अलीगढ़ आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? तो सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्होंने सब किया। तो उन्होंने केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी वो सब हमने यहाँ पर रखी है आपके सामने। अच्छा, दूसरा नाम यहाँ पर है बहाबी आंदोलन। छोटा सा टॉपिक, बहाबी कौन थे, क्या थे, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो मैं बहाबी आंदोलन की तरफ चलता हूं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले बहाबी आंदोलन भी चल रहा था। अब बहाबी कौन थे, क्या थे, भारत में इसकी शुरुआत कहां हुई, या बहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सब आपके सामने आ रहा है। बहाबी आंदोलन, अगर 1857 के स्वतंत्रता संग्रामों में कहीं न कहीं अगर ये देखा जाए कि इसे केवल सिपाही विद्रोह न सोचा जाए, तो कहीं न कहीं जातियों के विद्रोह चल रहे थे क्षेत्रीय स्तर पर, और छोटी मोटी जनजातियों के विद्रोह चल रहे थे। धर्म जो चोट की जा रही थी कंपनी द्वारा, उसका विद्रोह चल रहे थे, और किसानों के विद्रोह चल रहे थे। ये सभी का विद्रोह था, मिला जुला विद्रोह था। इसे हम केवल 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, जो कि ब्रिटिश लेखकों ने इसे दर्शाने की कोशिश की है। तो खैर, बहाबी आंदोलन का जो टाइम पीरियड था 1830 से लेकर 60 तक चलता रहा है। बहाबी आंदोलन से जो भी प्रश्न बनते हैं, तो पूछता है कि बहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, एक दूसरा कौन जुड़े थे इससे, कहां से शुरुआत हुई भारत में। हालांकि बहाबी ये फारस ईरान से संबंधित कोई विद्रोह था, जिसमें दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करने का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य पूछता है, उद्देश्य ये औरंगजेब का भी उद्देश्य था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करना। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। उद्देश्य की बात की जाए तो ये केवल एक उद्देश्य नहीं, और भी रहे। अब दारुल हर्ब दारुल इस्लाम मतलब जो अपने धर्म के, औरंगजेब भी इस बात का उल्लेख करता है। औरंगजेब से भी हम बहुत सारी चीजें लिख रहे होते हैं, तो उस समय भी ये बात आती है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करने का उद्देश्य क्या था।
मतलब सारे धर्मों के पतन के बाद अपने धर्म का उत्थान करना, मतलब इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए काम करना, कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े, चाहे जिहाद घोषित करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो आपको दारुल इस्लाम के उत्थान के लिए काम करने हैं, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए काम करने। और जो मोहम्मद हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा, पैगंबर जो कि इस्लाम के धर्मगुरु हैं, पैगंबर साहब द्वारा स्थापित इस्लाम, हजरत पैगंबर द्वारा साहब द्वारा स्थापित इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, की रक्षा करना, प्रचार प्रसार करना, ये इसके मूलभूत उद्देश्य हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस्लाम धर्म में जो परंपराएं थी उनको जीवंत रखना, जो कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई थी, या फिर ये कहिए कि इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए काम करना, ये भी कह सकते हैं आप। इसलिए इन्होंने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करने का लक्ष्य रखा होगा। अच्छा, इन्होंने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए जिहाद भी घोषित किया गया। तो बंगाल में, भारत में अगर नेता पूछता है तो प्रमुख नेता हमारे वहां सैयद अहमद बरेलवी, ये नाम आपको सुनाई देगा। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए जो बड़ा योगदान है वो सैयद अहमद बरेलवी का। भारत में इसके अलावा मिर्जा अजीज जो कि भारत में योगदान दे रहे, हालांकि मैंने कहा था कि ये फारस का कॉन्सेप्ट है, और मिर्जा अजीज और जैसे इस आंदोलन का नाम रखा गया है या नाम है, उससे लगता है कि ये बाहर की कोई परंपरा थी, ये तो भारत के हैं प्रमुख नेता। यानी मैं इसको भारत में लिखना चाहूंगा क्योंकि प्रश्न बहुत सारे बने हैं यहां से। भारत में खासकर पटना से लेकर उत्तर प्रदेश, मेरठ, बरेली तक ये जो आंदोलन चल रहा था, पंजाब तक आंदोलन चल रहा था, उसमें कहीं न कहीं सैयद अहमद बरेलवी थे। और सैयद अहमद बरेलवी ने तो पंजाब यानी सिखों के विरुद्ध भी आंदोलन किया था, सिख धर्म के खिलाफ काम किया था अपने धर्म के उत्थान के लिए। और यह भी कहा जाता है कि सिख धर्म के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद बरेलवी की मौत भी हो गई। लेकिन विश्व स्तर पर यह आंदोलन चलाने वाले इसके प्रमुख नेता, अगर नेता पूछे, विश्व स्तर पर पूछे कि कौन था विश्व स्तर पर, तो अब्दुल बहाब के नाम पर ही इसे बहाबी आंदोलन भी कहते हैं। अब्दुल बहाब का जो क्षेत्र था वैसे ईरानी थे, अब्दुल बहाब यानी फारस के थे, ईरान, फारस। तो फारस में अब्दुल बहाब के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चला था, उसका उद्देश्य कहीं न कहीं पैगंबर मोहम्मद साहब की जो परंपरा थी या पैगंबर मोहम्मद साहब का जो इस्लाम था उसे जीवंत रखना था। इसलिए उसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करने का लक्ष्य रखा होगा, और फिर जो इस्लाम धर्म में कुरीतियां हैं या उनको समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन भारत में धीरे धीरे ये काम सैयद अहमद बरेलवी ने किया या फिर मिर्जा अजीज ने किया। यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न पूछे वहाबी आंदोलन, तो फिर भी इससे प्रश्न ये बने हैं कि यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। मुस्लिम सुधार, लेकिन इसका मतलब यह था कि मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था तो अन्य धर्मों पर चोट करना यह नहीं होना था। और इसने सिख धर्म का खूब विरोध किया। और राय बरेलवी की बात जिसमें बात करता कि सैयद अहमद बरेलवी, तो ये तो पेशावर पर अधिकार की कोशिश के दौरान मारे गए थे वहाबियों। 1831 की बात है। मैं बरेलवी सिखों के साथ युद्ध के दौरान मारे गए थे। सिखों के साथ युद्ध के दौरान सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई थी। तो बस आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो वहाबी आंदोलन कब चला भारत में, वैसे मेन सेंटर पूछेगा अगर प्रश्न कि सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में जो भारत में इसका मुख्य केंद्र था, अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो मैं एक केंद्र का नाम लिखूंगा। भारत में पटना से ये चला था, सेंटर पटना है।
1830 से 60 के दौर। अब मान के चलिए कि पटना से लेकर पश्चिम भारत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और धीरे धीरे पंजाब यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से लेकर पाकिस्तान का प्रचार प्रसार होता रहा। छोटी मोटी बात थी, कभी ईरान में अब्दुल वहाब ने इसकी शुरुआत की थी कि इस्लाम धर्म में सुधार करना है, इस्लाम धर्म में परिवर्तन लाना है। लेकिन फिर इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना है तो अन्य धर्मों का कहीं ना कहीं विरोध भी हो निकला, इसीलिए शायद सैयद अहमद बरेलवी की भी मौत हुई। तो भारत कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी और मिर्जा अजीज। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अब्दुल वहाब। कहां से? तो ईरान से। भारत में कहां से चला? पटना से। इसे लेकर 60 के मध्य उद्देश्य क्या था? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम परिवर्तित करना। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास था और कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन माना जाता है, इसलिए हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में इसको शामिल कर लिया, अन्यथा हम इसे किसी और आंदोलन में शामिल करते। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा टॉपिक था कि मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों में या फिर भारत में मुस्लिम धर्म के उत्थान के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही थी, उसमें ये दो नाम हमारे पास क्लियर हो चुके। अब इसके अलावा देवबंद आंदोलन का नाम आपने सुनना है, और देवबंद आंदोलन की स्थापना कब हुई या देवबंदी किन्हें कहते हैं, ये क्या सोच रखते थे, तो एक छोटा सा टॉपिक फिर से मैं देवबंद आंदोलन या देवबंद करके टॉपिक बनाते हैं तो, और इसके संस्थापक कौन थे, कहां इसकी स्थापना हुई, वो सब आने वाला है। तो एक एक करके हम कोशिश करते हैं कि देवबंद आंदोलन को कवर किया जाए। अच्छा, हेडिंग डालता हूं, देवबंद आंदोलन कट्टर मुस्लिम परंपरा के विरोधी थी। देवबंदी सबसे बड़ी बात तो है, मुसलमानों में कट्टरता है उसको कम करना चाहते थे, और कुरान है उसके सम्मान की बातें करते थे। जो हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा लिखी गई बातें हैं उनका समर्थन करते थे। तो इसलिए देवबंद आंदोलन की स्थापना अगर पूछता है तो इसका उद्देश्य पूछता है या कहां हुई, तो सबसे पहले स्थापना 1866। ये सब आंदोलन या तो 1857 से पहले है या 1857 के आसपास है। स्थापना कहां हुई? तो सहारनपुर में। क्योंकि हम उत्तराखंड में तो हमारे आसपास है। जो छोटा सा मोहम्मद इकबाल से संबंधित प्रश्न थे, क्या प्रश्न पूछे कि मोहम्मद इकबाल भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत देने वाले 1930 में, यानी भारत की आजादी के दौरान ये भी थे, यहां पर भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान यही थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान जाना पड़ा। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक की बात कहेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना। और दूसरा प्रश्न, मोहम्मद इकबाल की पुस्तक बंगे दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न इनकलाब की बात है केवल, लेकिन अगर प्रश्न पूछे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने उसे लोकप्रिय बनाया। इस वजह से हम नाम केवल भगत सिंह का जानते हैं, लेकिन इनकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले बंगे दर्रा नामक पुस्तक में किया है मोहम्मद इकबाल जी ने। और लेकिन एक और अच्छा सा प्रश्न था हमारे पास, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की, तो मोहम्मद इकबाल ने की। अच्छा, एक दो टॉपिक जो हमारे छूटे हैं उन्हें भी मैं कवर करूंगा। इसके अलावा मैंने आपको सही सीक्वेंस देने की कोशिश की कि मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों ने क्या योगदान रहा भारत में। मैं तब से लेकर यानी 1857 से पहले से लेकर अब तक का सारा डिटेल आपको दे रहा था, तो इतना मैटर हमारे पास आ रखा है। इसमें एक दो नाम और मैं उनको भी यहां पर रखना चाहूंगा, बस उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक तो था अहमदिया आंदोलन, सर सैयद अहमद खां के बाद जो आंदोलन आया है। उसके अलावा मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, इनको स्थापित करने वाले, इनके माध्यम से मुस्लिम धर्म शिक्षा में काम करने वाले कौन थे, तो चलते हैं अहमदिया आंदोलन की ओर। छोटा सा टॉपिक, कभी कभी राइट इन 20 वर्ड्स इस टाइप से प्रश्न बन जाते हैं, 20 शब्दों में लिखो अहमदिया आंदोलन के बारे में। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन माना जाता है, या फिर किस दौरान किस कंडीशन में इसकी स्थापना हुई अहमदिया आंदोलन की, वो मैं आपके सामने रखता हूं, अहमदिया आंदोलन। और इसको लाने वाले जो नाम है वो सब आपके सामने आ रहे हैं। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। अगर अहमदिया आंदोलन का योगदान पूछता है क्या था, तो इसकी नींव पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने डाली थी। इसकी नींव, स्थापना लिख देता हूं यहां पर, स्थापना पंजाब में पढ़ रखी है, पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने डाली।
संस्थापक मतलब या नींव डालने वाले मिर्जा गुलाम अहमद, अगर ऐसे पूछते संस्थापक कौन थे इस आंदोलन के, तो ये प्रश्न दो हमारे पास। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई है, स्थापना पंजाब से हुई है, या किसने डाली, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने डाली है। अब था क्या, कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब के काजनी शहर में ये नींव बाड़ी। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछता, काजनी, काजनी उस जगह का नाम है जहां पर ये अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी पंजाब की, इसलिए इसे कहीं पर काजनी आंदोलन भी लिख दिया, कहीं पर कादनी आंदोलन भी कहता है इसको, मतलब इस टाइप से भी जानते हैं, काजनी या कादनी आंदोलन। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था ये हमारा। तो किस आंदोलन को काजनी या कादनी आंदोलन कहा जाता है, तो अहमदिया आंदोलन को। क्यों, क्योंकि ये पंजाब के काजनी शहर में इसकी शुरुआत हुई थी, ये प्रश्न पूछा है। तो ये बात है लगभग 1889 की, बहुत बात की बात है वैसे, तो मैं 1889 लिख देता हूं यहां पर लगभग। इससे थोड़ा बहुत पहले भी शुरुआत थी, लेकिन वास्तविक शुरुआत यही मानी जाती है, इस वजह से मैंने आपको ये टाइम दे दिया। पंजाब किसने, मिर्जा गुलाम अहमद जी ने। कादनी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वास्तविक शुरुआत कादनी में हुई। और कहते हैं कि जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, उन्होंने अहमदिया आंदोलन की स्थापना का लक्ष्य यह था कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करना, अन्य धर्मों में जो खामियां हैं जो कि इस्लाम के विरोध में हैं उनको दूर करना। कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का भी समर्थन करते थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने तो अपने को कृष्ण का अवतार भी कहा था, ये भी प्रश्न पूछा है, कृष्ण का अवतार कहते थे अपने आप को। तो अपने को कृष्ण का अवतार कौन कहता था, तो मिर्जा गुलाम अहमद। अहमद लिख देता हूं, समझ जाना। एक बार प्रश्न पूछा है कि कृष्ण के अवतार अपने को किसने घोषित किया था, तो मिर्जा गुलाम अहमद। संभवतः कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का समर्थन में शायद ऐसा करते होंगे, या फिर उसमें कुछ अच्छी बातों का समर्थन था उसका समर्थन करते थे, या फिर कहते थे कि इस्लाम धर्म में जो खामियां हैं उनको समाप्त करना है, उन कमियों को दूर करना है। और हमेशा उद्देश्य रहा कि उन्होंने, इसलिए एक मदरसे की भी स्थापना की थी इन्होंने। एक प्रश्न इसके उद्देश्य से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट और देना पड़ेगा कि एक मदरसा बनाया था इन्होंने, मदरसा की स्थापना की थी। अब लक्ष्य यह था कि मदरसा में मुस्लिम धर्म शिक्षा के लिए काम करना, और लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना, और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद घोषित करना, और सबसे बड़ी बात शुद्धि आंदोलन जो कि हिंदुओं ने चलाया था, और ईसाईयत के विरुद्ध जिहाद घोषित करना। इस मदरसा की स्थापना तथा शुद्धि आंदोलन जो कि हिंदुओं का था, शुद्धि आंदोलन, या फिर ये कहो कि दयानंद सरस्वती का था, तथा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध जिहाद, या जिहाद लिखता है कहीं पर, जिहाद घोषित करना। तो कहीं ना कहीं सबके उद्देश्य एक ही, ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में खड़े थे सब लोग, या फिर अपने धर्म इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहे थे लोग सभी। तो ये संस्थाएं चल रही थी। अहमदिया आंदोलन 1889 पंजाब में, काजनी जगह का नाम, इसलिए संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। कादनी आंदोलन भी कहते थे इसको। और ये जो मिर्जा गुलाम अहमद थे अपने को कृष्ण का अवतार कहते थे। और इसके अलावा उद्देश्य क्या था कि मदरसों की स्थापना करके शुद्धि आंदोलन, कहीं कहीं शुद्धि आंदोलन जो कि दयानंद सरस्वती का था हिंदू धर्म उसका, तथा अंग्रेजी शिक्षा का व्यापक विरोध करते थे, उसके विरोध में इन्होंने जिहाद घोषित कर रखा था। अच्छा, लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने नाम लिखा था मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, और कोलकाता में अब्दुल लतीफ ने इसकी नींव डाली थी। तो मोहम्मदन लिटरेरी या लिटरेसी लिखता है कहीं पर, सोसाइटी, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी। अगर स्थापना कहेगा 1863 में, सर सैयद अहमद खान ने भी इसको चलाया था हालांकि चलाने को, लेकिन नाम अगर कहां है तो कोलकाता आता है। स्थान पूछेगा बंगाल, स्थान कहता है तो कोलकाता, क्योंकि ये ज्यादा फेमस रहा है। और संस्थापक पूछता है
नाम से पता चल रहा होगा, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी यानी मुस्लिम धर्म में शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था। और कोलकाता में अब्दुल लतीफ ने इसकी नींव डाली थी। अब्दुल लतीफ यानी एक और नाम, अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ ने इसकी नींव डाली। तो 3 प्रश्न। 1863 1863 में स्थापना हुई है, संस्थापक स्थान कोलकाता में हुई है, और मुसलमानों की शिक्षा के लिए काम करने का उद्देश्य था इस संस्था के माध्यम से, और नाम से पता चल जाएगा उद्देश्य का लक्ष्य। और अब्दुल लतीफ इसके संस्थापक थे। तो अब्दुल लतीफ, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल जो भी मुसलमानों के धर्म के लिए, उसके अलावा राशिद अहमद गंगोही और नतोत्वी, ये सभी लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज सुधार के लिए काम कर रहे थे। और धीरे धीरे मुसलमानों की शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए आधुनिक भारत के इतिहास तक पहुंचाने का काम, फिर धीरे धीरे मुसलमानों की शिक्षा और उसको आगे बढ़ाने का काम मुस्लिम लीग ने किया। और फिर उसके मुस्लिम लीग के संस्थापकों में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूं। अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।